गौतम आनंद जी से जो आलोक मेहता जी का स्वागत करेंगे। मैं मनोरंजन कुमार राजा जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच की तरफ आए और गुलदस्ता और सवाल के साथ, किताब के साथ वक्ताओं का स्वागत करें। मैं मनोरंजन कुमार राजा जी से गुजारिश करूंगा कि वो उदय नारायण चौधरी जी का स्वागत करें। गगन कुमार, कुंदन कुमार यादव, सूरज यादव, सौरभ कुमार, देवी शंकर आर्या, सुबोध जी, पिंटू कुमार और अमरीश कुशवाहा जी मंच की तरफ आए। गगन कुमार जी रिंकू यादव जी का स्वागत करें। कुंदन कुमार यादव जी से दरख्वास्त है कि वो अली अनवर अंसारी साहब का स्वागत करें। सूरज यादव जी दिनेश पाल जी का स्वागत करें। सौरभ कुमार जी डॉक्टर उषा जी का स्वागत करें। देवी शंकर आर्या जी, अलिंद माहेश्वरी जी, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर किताब के प्रकाशक अलिंद माहेश्वरी जी इस सभागार में है तो वो मंच पर आए। देवी शंकर आर्या जी से निवेदन है कि वो अलिंद माहेश्वरी जी का स्वागत करें। सुबोध यादव जी दीपांकर भट्टाचार्य जी का स्वागत करें। पिंटू कुमार जी गौतम आनंद जी का स्वागत करें और अमरीश कुशवाहा जी मेरा स्वागत करें। नहीं, अमरीश कुशवाहा जी हमारा स्वागत तो हो ही गया है। थोड़ा सा पीछे रखना भाई, फ्रेम में आ रहा है। मंच पर उपस्थित सभी वक्ता गणों से हमारा निवेदन है कि एक बार हम किताब के साथ सब लोग खड़े हो जाएं, सबकी सामूहिक तस्वीर आ जाए। फहमीदा रियाज की उस नज्म के साथ अपनी बात शुरू करूंगा जहां से ये किताब शुरू होती है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपनी करनी कर दी, अपनी करनी से गुजर गए और इस हिमाकत के साथ, इस ऐलानिया लहजे के साथ उन्होंने ये किताब लिख दी और कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हमने तो अपनी करनी कर ली। ये हिमाकत वाली किताब है जो ऐलानिया लहजे में लिखी गई है। जब मैं इस किताब से गुजरता हूं, एक बार नहीं, इस किताब के बनने में मेरी एक छोटी सी भूमिका है। मैं लक्ष्मण यादव का जूनियर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से। जब मैं हंसराज कॉलेज में बीए का स्टूडेंट हुआ करता था, तब से मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जानता हूं, एक बड़े भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। आज मैं शिक्षक हूं, इसी शहर के एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं जानता हूं कि इस नौकरी की जो दुश्वारियां हैं उसको बहुत बेबाकी के साथ ये किताब दर्ज करती है, बहुत ही बेबाकी के साथ। जब मैं पढ़ता हूँ इस किताब के नाम को, इस किताब के उन्वान, इस किताब के शीर्षक को, प्रोफेसर की डायरी, तो मुझे सुनाई देता है कि ये प्रोफेसर की डायरी नहीं है, ये उत्पीड़ितों की डायरी है, ये शोषितों की डायरी है। जब मैं पढ़ता हूँ इस किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, तो मेरे जहन में एक नाम आता है, मेरे जहन में एक शब्द गूंजता है, ये शोषितों की डायरी, लक्ष्मण यादव की ही डायरी नहीं है। ये उत्पीड़ितों की डायरी है, ये उन तमाम लोगों की डायरी है जो सपने देखते हैं, सपने देखने की जुर्रत करते हैं, यूं ही पास ने, मेरे महबूब कभी पास ने नहीं लिख दिया था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।
जब मैं इस किताब से गुजरता हूं तो मैं महसूस कर पाता हूं कि ये जो किताब है ये सपने देखने वाली किताब है। ये उन लोगों की किताब है जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और ये उन लोगों की भी किताब है जो सपने देखने, सपने पूरा करने की कीमत भी अदा करते हैं। मैं इस मंच से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को शुक्रिया और उनके हौसलों को सलाम करता हूं कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को 150 पेज की इस किताब में दर्ज कर दिया। यह डायरी दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं है, यह डायरी जेएनयू की ही नहीं है, जामिया की नहीं है, यह डायरी आजमगढ़ की है, यह डायरी पटना की भी है, यह डायरी आरा, बेतिया और बनारस की है। जब मैं इस डायरी से गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि इस डायरी में जितना दिल्ली कैद है, दिल्ली की चमचमाती सड़कें हैं, उतनी ही आजमगढ़ है, उतना ही आजमगढ़ है। आजमगढ़ की गांव की पगडंडियां है। इस डायरी में जितने जलसों का जिक्र है, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम, होटलों, सेमिनारों का जिक्र है। दूसरी तरफ इस डायरी में 10 बाई 10 का वो कमरा भी है। इस डायरी में सिलेंडर पर छोटे से सिंगल वाले छोटे से सिलेंडर पे खाने बनाने वाले उस लड़के की कहानी भी है। रेडियो है इस डायरी में, दाल भात चोखा है, विविध भारती की आवाज है। एक शब्द ने मुझे रोक लिया जब मैं इस डायरी को पढ़ रहा था। शुरुआती पन्नों में ही एक शब्द आता है, तुरपाई, और एक किरदार है रघुदा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि हमारे बीच आज के वक्ताओं में एक जरूरी नाम श्री आलोक मेहता जी आ चुके हैं। बिहार विधानसभा में विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री आलोक मेहता जी। हम उनको इस मंच पर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था तुरपाई की। एक किरदार है रघुदा, जो कहते हैं, जो खाली वक्त में आर्थिक बदहाली के दौर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहते हैं जो तुरपाई, सिलाई का काम करता है, दर्जी का काम करता है। और रघुदा कहते हैं इस किताब के लेखक से कि ये दुनिया चिथड़ा होती जा रही है, तुरपाई करके हम इसे बचा सकते हैं। अकादमिक दुनिया उखड़ते जा रहे हमारे ख्वाबों को दर्जी की मानिंद तुरपाई करना सिखाती है। कलम सभ्यता के सृजन की सुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस दुनिया को छिन्न भिन्न चित्रों में बदल देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रघुदा और लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं जो तुरपाई करने की जुगत बिठा रहे हैं, जो तुरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरपाई करने की हिमाकत कर रहे हैं। इसलिए ये किताब बहुत जरूरी है। ये किताब सिर्फ चित्रों की किताब नहीं है, ये किताब सिर्फ नाउम्मीदियों की किताब नहीं है, ये किताब उम्मीदों की भी किताब है, तुरपाई की किताब है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो तमाम ऐसे ज्वलंत प्रसंगों से किताब गुजरती है। हमारी जो पीढ़ी है उन दिनों को देखी हुई है। उन नारों में एक आवाज हमारा भी कभी रहा करता था जब मैं दिल्ली की सड़कों पर उन सारे प्रोटेस्ट में शामिल होता था जो रोहित के लिए हुए। और दिल्ली का आसमान गवाह है कि हमने वो नारे लगाए कि रोहित तुम जिंदा हो, तुम्हें बेशक मार दिया गया, लेकिन तुम हमारे ख्वाबों, हमारे अरमानों में जिंदा हो और ताउम्र जिंदा रहोगे। जब तक उनकी तानाशाही चलेगी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। इस किताब में जितना दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू, जामिया है, बीएचयू है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद है, इस किताब में 13 पॉइंट रोस्टर है, जिसमें इस किताब के लेखक ने उस आंदोलन की बनावट में बहुत अहम भूमिका अदा की है। शिक्षा को बचाने की वो कवायद है।
बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैंने बताया आपको, और मैं अपने क्लासरूम में जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ। तो मैं उन संवेदनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा, जिन जिन जगहों पर विद्यार्थियों की बात की गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है। लेखक लिखता है एक जगह कि कोविड का टाइम है और एक फरमान रातों रात जारी किया जाता है कि भाई अब ऑनलाइन क्लासेज होंगे, बगैर इस बात की चिंता किए कि ऑनलाइन का मैकेनिज्म सारे स्टूडेंट्स को मुहैया नहीं हो पाया होगा। और लेखक कहता है इस किताब में कि मेरी क्लास में तो 125 विद्यार्थी हुआ करते थे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ये 25 विद्यार्थी ही क्यों है, 30 विद्यार्थी ही क्यों है। बाद में तफ्तीश करने पर उसे मालूम पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है और कई लोगों के पास तो फोन भी नहीं है। और फरमान ये है कि ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई होगी, ऑनलाइन मोड पर ही रिजल्ट भी आएगा। पिछले दिनों मैं इसी शहर की कहानी कह रहा हूं, जब मैंने अपने विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, PG 1 के विद्यार्थियों का, एक ही साल हुए हैं मुझे इस पेशे में। पिछले दिनों जब मैं उनका ग्रुप बना रहा था तो मुझे भी इस सच्चाई का भान हुआ। मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इस ग्रुप से जुड़ ही नहीं पाए हैं। और फिर वही नतीजा निकला जो इस किताब के लेखक का निकला है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है। हम जिस रील की दुनिया में मशगूल हैं, उस रील की दुनिया के पीछे की ये नग्न सच्चाई है कि बहुत सारे लोग एक अदद फोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। संवेदनाओं की बात होगी तो इस किताब में बहुत सारी जगहों पर महिलाओं का जिक्र हुआ है और जिस पक्षधरता के साथ, जिस इक्वालिटी के समाज के उस ख्वाब के साथ इस लेखक ने उन प्रसंगों को लिखा है, वो सलाम करने के लायक है। चाहे वो मैटरनिटी लीव की बात हो या उन इढ़ौक महिलाओं के साथ हो रहे उस भेदभाव का जिक्र हो जहां पर उन्हें एक नई नवेली बहू के मानिंद देखा जाता है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर को उस बहू की तरह ट्रीट किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो कॉलेज का सारा काम करेगी, जैसे एक बहू अपने घर का काम करती है, अपने बुजुर्गों और अपने सास ससुर देवर और ननद की इशारे पर। मैं बहुत गौर से उन हिस्सों को पढ़ा जहां पर लेखक समाज के उस वंचित तबके का जिक्र करता है, दलित समाज, पिछड़े समाज और आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज का जिक्र करता है। मैं बोल नहीं पाऊंगा उस प्रसंग को, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है हूबहू उसे बोल पाने की, इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा। बचपन के एक दोस्त का जिक्र है और लेखक कहता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बेहद प्रभावित था इनका दोस्त। उनसे पढ़ना और लड़ना सीखता था। बड़े सपने देखने की हिम्मत उसे इन्हीं तस्वीरों और किताबों से मिली। डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ा, हार गया। बोला चुनाव तो लड़े, हार गए तो क्या हुआ। बहुत हिम्मती था। अक्सर कहता था, बाबा साहब तो तब लड़े थे, हम आज नहीं लड़ पाए तो धिक्कार है। कई बार गांव की कथित ऊंची जातियों के हिंसक व्यवहार और अपमानजनक गालियों से टूट जाता था। गांव के बिगड़े लड़के शराब पीकर गांव में घुसते, चमरौटी में उत्पात मचाते। गुस्से से लाल हो उठता, अगले दिन हमसे भी आंख चुराता, बोलता यार ये सब हमारे साथ ही क्यों। उसकी आंखें उससे कई मुश्किल सवाल करती जिनका हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। राजू की माँ हमारे गांव की दाई थी, हम उनके हाथ से ही पैदा हुए, हम उनके हाथ में ही पैदा हुए थे। उनके हाथों पहली मालिश का हम पर कर्ज, उनके हाथों पहली मालिश का हम पर कर्ज। लेखक 35 बसंत पूरे कर चुका है और जिंदगी के इस 35वें साल के मुहाने पर
लेखक को बचपन की उस दाई माँ की याद आती है जिनकी मालिश से उसके रगों में खून दौड़ रहा है। ये कर्जदारी, ये हकदारी जो है, ये उनकी पक्षधरता को बताती है। और इस पक्षधरता को हम एक बार पुनः सलाम करते हैं, एक बार फिर से उसका इस्तकबाल और उनके हौसलों को जिंदाबाद करते हैं कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कैद हुए, उन कतरों का, उन गूंजों का, उन गीतों का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। लक्ष्मण यादव जी की किताब जीतने वालों के साथ साथ उन लोगों की भी कहानी कहती है जो हार गए, जो पीछे छूट गए, गुम हो गए लोगों की भी कहानी, उन लोगों की दास्तान कहती है। और एक जगह नहीं, कई जगहों पर इसका जिक्र आता है। लक्ष्मण यादव एक जगह लिखते हैं अपनी इस डायरी में, उच्च शिक्षा में सबके अलग अलग किस्से हैं। कुछ लोगों के पास 2-4 साल पक्की नौकरी करते ही घर गाड़ी सब अपना हो जाता, वहीं पहली पीढ़ी वाले पक्की नौकरी के बाद भी किराए के घर में स्टूडेंट वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। मुझे मेरे दोस्त याद आने लगे जो इलाहाबाद से वापस अपने गांव लौट गए। मैं दिल्ली आ गया। हमारे साथ की बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले जाने कितनी मजबूरियों में सब कुछ छोड़कर वापस चले गए। न हम इसे कभी समझ पाए और न ये शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था अनगिनत बाधाओं वाली मैराथन दौड़ है। हर युवा इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाता। हर धावक अपने साथ दौड़ने वालों को लुढ़कते, गिरते, हारते कभी पलट कर नहीं देखता। उच्च शिक्षा विजेताओं को तमगा पहनाने वाली व्यवस्था है। जो छूट गए उन्हें कोई कभी नहीं खोजता।